रिलेटिव वेलोसिटी से इतनी सारी बातें तो हम पढ़ चुके हैं, कुछ छोटी मोटी बातें और है, छोटी मोटी तो नहीं कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें और है, वो आज पढ़ने वाले हैं। आइए, तो आप लिख सकते हैं टाइप नंबर 5। रिलेटिव वेलोसिटी टाइप नंबर 5। और मैं ये बात कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि आरपीएससी वाले का ध्यान इधर क्यों नहीं जा रहा। इतने गजब के लेवल का जो पेपर बना रहा है, सोचो तो इस पैटर्न पे, इस टॉपिक पे सवाल आ क्यों नहीं रहा। पर कब तक नहीं देगा, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पेपर में, आरपीएससी के पेपर में ये सवाल मिलने वाला है जो अभी मैं लिखवाने वाला हूं। लिखो लिखो, एक जहाज 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर गतिशील है, पश्चिम से पूरब की ओर गतिशील है, तथा कोई दूसरा जहाज बी, ऐसा लिखो, ऐसा करना, एक जहाज ए, सोल्व करने में आसानी होगी हमारे को। एक बार देखो, एक जहाज ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पश्चिम से पूरब की ओर गतिशील है, तथा दूसरा जहाज बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दक्षिण से उत्तर की ओर गतिशील है, दक्षिण से उत्तर की ओर गतिशील है, जब जहाज ए जहाज बी के ठीक सामने से गुजरता है, जब जहाज बी के ठीक सामने से गुजरता है, तो इनके बीच की दूरी या इनके मध्य की दूरी 10 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर होती है। तो ज्ञात करो नंबर 1, जहाज ए का जहाज बी के सापेक्ष, जहाज ए का जहाज बी के सापेक्ष वेग। दूसरा लिखो, दोनों जहाजों के मध्य न्यूनतम संभव दूरी, और तीसरा पॉइंट, न्यूनतम संभव दूरी तक पहुंचने में लिया गया समय, न्यूनतम संभव दूरी तक पहुंचने में लिया गया समय।
ठीक है, तो ये जो लास्ट के 2 सवाल है ना वो पूछता है अपन से, क्योंकि पहला तो पूछेगा ही गया, पहला तो अपने जो शुरुआत में जो अपने पहला टाइप पढ़ा है ना वही आ गया था, तो पहला सवाल तो पहले टाइप का है। उसके बाद में जो 2 सवाल बने वो बहुत काम के बने। तो कई बार तो वो न्यूनतम संभव दूरी पूछता है, कई बार न्यूनतम संभव दूरी तक पहुंचने में लिया गया समय पूछता है। ठीक, मैं आपको एक बार पहले इस सवाल को और थोड़ी सी इसकी रूपरेखा बना देता हूं, इससे थोड़ा समझा देता हूं क्या कह रहा है, सुनो। वो ये कहता है कि एक जहाज ए पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक, तो एक जहाज ए पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, तो दूसरा जहाज ये बी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, और इस प्रकार जा रहे हैं कि जब ए बी के ठीक सामने से गुजरता है तो इनके बीच की दूरी का मान 10 किलोमीटर होता है। मतलब समझो किसी टाइम पे ए यहां था तो बी पीछे होगा, ए और पीछे था तो बी और नीचे होगा। सवाल का रूप यह है कि ए जा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, बी जा रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, और जब ए बी के ठीक सामने से गुजरता है तो इनके बीच की दूरी का मान 10 किलोमीटर होता है। बताओ न्यूनतम संभव दूरी का मान क्या होगा। अब एक बार में तो हमें लगता है कि यार न्यूनतम संभव दूरी 10 किलोमीटर तो होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर कुछ ऐसा होगा, शायद ए आगे चला जाएगा, बी और पीछे आएगा, और हो सकता है कि ऐसी कंडीशन बने कि ए यहां हो और बी यहां हो और न्यूनतम संभव दूरी ऐसी हो जाए, लेकिन ऐसे तो हम बता नहीं सकते। इसी के लिए सापेक्ष वेग का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और सापेक्ष वेग का यह मतलब होता है, जैसे वो कहता है ना ए का बी के सापेक्ष, इसका मतलब है कि अगर बी को रेस्ट में मान लिया जाए, हालांकि होता नहीं है, पर बी को रेस्ट में मान लिया जाए तो फिर ए का वेग क्या होगा। एक जहाज ए, एक जहाज बी, ए का बी के सापेक्ष, मतलब ये कि बी में बैठा हुआ आदमी, जहाज बी में बैठा हुआ आदमी ए को कौन से वेग से देख रहा है, कौन से वेग से महसूस कर रहा है, कौन सा वेग प्रतीत हो रहा है, वही सापेक्ष वेग है। इसमें बैठे हुए आदमी को ये किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कितनी चाल से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वही सापेक्ष वेग है। और इस सवाल को उसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करने वाले हैं। मतलब ए का बी के सापेक्ष, मतलब बी को हम रेस्ट में मान करके बात करेंगे कि भाई साहब इस जहाज बी में बैठे हुए आदमी को जहाज ए कितने वेग से कौन सी दिशा में जाता हुआ महसूस हो रहा है। सोचो इसका वेग नहीं होता, ये रेस्ट में होता और ए यूं आकर के चला जाता तो लंबवत दूरी यही होती और न्यूनतम संभव दूरी भी यही होती, क्योंकि अगर ये रेस्ट में होता तो थोड़ी देर बाद में ए यहां होता, थोड़ी देर पहले ए यहां होता, तो न्यूनतम संभव दूरी ना ये बल्कि यही होती। पर आज दोनों गतिशील हैं। चलो देखो सारी बातें करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे ही समझ में आएगा। इस पे जितना टाइम लेना है ना उतना टाइम ले लेना, आप समझने के लिए बता रहा हूं। ओके, सवाल लिख लिया आपने, आगे बढ़ लो ना यार। क्या क्या दिया गया है। जहाज ए का वेग 20 किलोमीटर पर हार पूरब की ओर, क्या मैं इसे आई कैप कह सकता हूं? बिल्कुल। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप और ये माइनस जे कैप। कुसुम जी ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना, मतलब आती है हमें ये बात, ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं। तो पहले जहाज का वेग ये, दूसरे जहाज का वेग वही 20 किलोमीटर पर हार है, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब जे कैप। और हमें चाहिए जहाज ए का जहाज बी के सापेक्ष वेग। पहला ही पॉइंट, ए का
बी के सापेक्ष वेग। लिखने का तरीका वी ए बी वेक्टर बराबर वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। वी ए बी वेक्टर बराबर, जरा बताइए, ये 20 आई कैप और ये माइनस में 20 जे कैप। सर एक आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन ये आंसर अभी अधूरा है। मतलब इसमें दो चीजें छुपी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो शुरुआत वाले हमारे जो सवाल हैं। आइए सर पहले इसका परिमाण बता दीजिए। तो परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, तो वी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कहो तो डायरेक्ट बोल दूं मैं 20√2 किलोमीटर पर हार, क्योंकि ऐसे सवाल हम पहले सोल्व कर चुके हैं। और देखो जी कैसे होगा, 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर और उसका रूट, ऐसा। चलो जी आप डायरेक्शन भी बताइए। फिर आप डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या ही करना पड़ेगा, वही ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। और देखो आई तो प्लस में है और जे माइनस में है। आई प्लस में और जे माइनस में, ये चौथे क्वार्टर में आएगा, क्योंकि यहां दोनों प्लस में, यहां माइनस प्लस, यहां माइनस माइनस और यहां प्लस माइनस। तो वास्तव में उसकी डायरेक्शन इधर होगी, यानी कि वी ए बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। एंगल हमेशा हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं और ज्ञात कैसे करते हैं, टेन थीटा बराबर जे का मल्टीप्लाई अपॉन आई का मल्टीप्लाई, ये रूल है एंगल बताने का। तो जे का मल्टीप्लाई भी 20 है, आई का मल्टीप्लाई भी 20 है, एक आएगा और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। मतलब ये 45, तो यकीन करो ये एंगल भी 45 होगा। मतलब एक आंसर तो हमारा ये आया कि जहाज ए का जहाज बी के सापेक्ष वेग होगा, वो है 20√2 किलोमीटर पर हार और डायरेक्शन साउथ से 45 डिग्री ईस्ट की ओर या ईस्ट से 45 डिग्री साउथ की ओर या फिर ईएस, जो भी आप कहो। मतलब इसका फाइनल जो आंसर है वो ये था 20√2 किलोमीटर पर हार और ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, ऐसा कह सकता हूं। पहले सवाल का जवाब आया जो हमारा टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 1 में यही पढ़ा हमने, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इनके बीच न्यूनतम संभव दूरी का मान बताओ, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस जिसे कहते हैं, उसका मान बताओ। मैं चाहता हूं एक बार आप इसे उतारो प्लीज, क्योंकि फिर वही बात जगह ही नहीं है, मैं आगे क्यों भागूं। तो पहले सवाल का जवाब मिला है, बाकी सवाल हम धीरे धीरे लेते हैं। चले आगे। अब देखो तो ये ध्यान रखना, डायरेक्शन ध्यान रखना है, वेग ध्यान रखना है। आगे बढ़ूं, ठीक। अब आओ, अभी जो हम बात कर रहे थे, जहाज ए, प्लीज ध्यान दें, इधर जा रहा था, वेग था वी ए वेक्टर। जहाज बी इधर जा रहा था, इसका वेग था वी बी वेक्टर। जब वो ठीक सामने से गुजरता है तो इनके बीच की दूरी का मान आप डी ले लीजिए, और डी का मान कितना बोला उसने, 10 किलोमीटर बोला। अब हमने क्या ज्ञात कर लिया, ए का वेग ज्ञात किया बी की रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में मतलब अगर बी रेस्ट में हो, विराम अवस्था में हो, तो फिर ए को कौन सी दिशा में कितनी चाल से चलता हुआ महसूस करेगा, और वो हमें पता लगा कि वो इधर बी का, ए का बी के सापेक्ष वेग इधर है, यानी कि ये है वी ए बी वेक्टर और इसकी वैल्यू 20√2 किलोमीटर पर हार। यानी कि जहाज बी में बैठा हुआ आदमी जहाज ए को इस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहा है, इतनी चाल से जाता हुआ देख रहा है। ये मतलब है सापेक्ष वेग का।
तो यार न्यूनतम संभव दूरी ये तो नहीं होगी सर, तो फिर कौन सी होगी? यहां से एक लंब डालना होगा। ये न्यूनतम संभव दूरी है, क्यों ना मैं इसे सी बोल दूं। तो न्यूनतम संभव दूरी डी मिनिमम आज ये होगी। और ये आदमी जब इसे इस दिशा में जाता हुआ महसूस कर रहा है तो आप इसे यही बोलिए, इधर है ये ईस्ट, इधर है ये वेस्ट, उधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। तो ये आदमी कहां देखेगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए ये बोलना ज्यादा सही होगा। चलूं मैं आगे? ठीक, और सुनूं। आप हटिए सर, हटिए सर। अब हमें ये चाहिए सर, ये वाला एंगल 45 डिग्री आपने बताया था, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री होगा, यकीन करो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। और ये डी है और इस डी की वैल्यू कितनी है? 10 किलोमीटर। अरे यही तो बताना है हमें। हाँ सर, तो बताइए कैसे बताएं? या तो आप एंगल वाली बात कर लो, या फिर अगर एंगल बराबर है तो आप इसे x कह दीजिए, इसे d मिनिमम कह दीजिए। और मैं इतना जानता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी मतलब x स्क्वायर प्लस d मिनिमम स्क्वायर बराबर होगा d स्क्वायर के। पर संयोग ऐसा हुआ कि ये दोनों बराबर हैं। इतना भी आप मेरे पे यकीन कर सकते हो, हमें एग्जाम में जो सवाल देगा वो ऐसा ही देगा, इन दोनों की चाल बराबर देगा। तो एंगल 45 से बनने वाले हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी अपन को बराबर ही लेने हैं। अब तक जितने सवाल आए ना, अब तक चाहे नीट में आए हो, जेई में आए हो, अब तक सवाल जो है इसमें बराबर डिस्टेंस की कहानी सुनाई। मतलब एंगल 45 डिग्री का ही बना, मतलब दोनों के वेग बराबर थे। चलो सर, ऐसा हमने ले लिया। अब देखो, क्यों ना इसे आप ये कह सकते हैं, यहां d मिनिमम बराबर है किसके? x के। मानते हो? मैं भाई ऐसा कह सकता हूं, 2d मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। तो यकीन करो d मिनिमम बराबर क्या होगा? d अपॉन √2, और d का मान कितना है? 10 √2, मतलब 5 √2, और ये किलोमीटर में। हमारे दूसरे सवाल का आंसर ये आएगा। आप और भी तरीके से लेना चाहो तो वैसे ले सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो कर्ण होगा। ये वाला अगर ये 45 डिग्री है तो ये कोस वाला एक वो लेकर के अपन बात कर सकते हैं, यानी कि कोस 45 बराबर आधार बटा कर्ण, उससे कर सकते हैं। पर ये आप तब करना जब ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं दे रखी हो, तब ज्यादा सही होगा। आज तो हमें पता लग रहा है कि अरे दोनों अगर ये इक्वल है तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब पूछ रहा है यहां तक पहुंचने में लिए गए समय का मान क्या होगा। देखो, गतिशील दोनों ही हैं, लेकिन हमने ज्ञात क्या किया? जहाज ए का जहाज बी के सापेक्ष वेग ज्ञात किया। मतलब अगर जहाज बी रेस्ट में होता तो ए इधर जाता, अगर वास्तव में ऐसा होता तो इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ये वाली होती। और अब मिनिमम डिस्टेंस कैसे बताएं, वो इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है सर, अब समय की कहानी, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा ये देखो आप। तो यहां से यहां तक आने में दूरी तो कितनी है? x, और चाल कितनी है? ये। बहुत बढ़िया, समय का मान आ जाएगा। लेता हूं, इधर जगह है। तीसरा पॉइंट, मतलब न्यूनतम संभव दूरी तक पहुंचने में लिया गया समय पूरा लिखना, जगह नहीं है मेरे पास। तो समय बराबर वही दूरी बटा सापेक्ष वेग या सापेक्ष चाल। दूरी कौन सी लेनी है? याद रखें x, d मिनिमम नहीं। पर संयोग ऐसा है आज कि x और d मिनिमम बराबर हैं। x और सापेक्ष वेग कौन सा लेना है? v a d। वेक्टर का परिमाण ले लो, छोड़ो आप। तो ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यह भी कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों जहाजों का वेग बराबरी दे। हालांकि अब तक जब भी एग्जाम में आया है बराबरी दी है, लेकिन कल को कोई भरोसा नहीं है भाई, वो कुछ भी दे सकता है। अब बताइए x की वैल्यू तो कितनी है? सेम ही है, ध्यान रखो।
x की वैल्यू है, इधर आइए सर, 5√2 और VAB 20√2, आंसर आया 1/4 घंटे के बराबर। कितना? 15 मिनट के बराबर, इतना समय लगेगा। ये हमारा आंसर है। चलो एक बार लिखो फिर बताते हैं। अब सुनो ध्यान से, सवाल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एक जहाज कहां जा रहा था? पूरब की ओर। दूसरा कहां जा रहा था? पश्चिम की ओर। क्या कंडीशन बोली उसने? जब ए वाला बी के ठीक सामने से गुजरता है तो इनके बीच की दूरी का मान d होता है, यानी कि 20 किलोमीटर होता है। क्या पूछा? ए का बी के सापेक्ष वेग। आसान था। बी के सापेक्ष मतलब हम बी को क्या मान के चल रहे हैं? आज रेस्ट में मान के चल रहे हैं। ए का बी के सापेक्ष, बी को रेस्ट में माना तो हमें पता लगा कि ए का वेग इधर होगा, मतलब ये रेस्ट में है और ए इधर आ रहा होगा, तो न्यूनतम संभव दूरी ये तो नहीं होगी, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस ये तो नहीं होगी, तो फिर ना ये होगी ना ये होगी, बल्कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही होगी। ठीक, एंगल का पता लगा था हमें 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, ये 90 है तो ये भी 45 होगा, तो जितनी दूरी भैया ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी, और डी का मान दे रखा है और डी मिनिमम हमसे पूछ रहा है। आंसर आ गया। फिर कहता है कि यहां से यहां तक आने में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा ये वाली चाल, और इसका आंसर आ गया ये। और सुनिए, क्योंकि अब तक जो सवाल आए हैं जो मैंने देखे हैं भाई उनमें चाल बराबर दी है, तो ऐसे सवालों के लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। अगर ऐसा हो, यदि VA बराबर VB बराबर B हो, ऐसा हो, और उनके बीच की दूरी का मान जो DB है वो है ही, तो नंबर 1, अगर आपसे D मिनिमम पूछे ऐसे केस में कुछ नहीं करना, D बटा √2 याद रखो, खत्म बात। 10 दी है तो 10 बटा √2, कल कुछ और देगा उसमें बटा √2। वेग कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा, समय कितना लगेगा? D/2V, खत्म, टाटा बाय, गया बस। D का मान अभी 10 था और V का मान कितना था? 20 था। 10 और 20 रख करके देख लीजिए आप, आंसर 1/4 के बराबर आएगा। लेकिन कंडीशन कब? जब दोनों की चाल बराबर हो, ये ध्यान रखना।